तो चलिए आज एक ऐसी बर्फीली जगह की बात करते हैं जो रातों रात दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच खींचतान का केंद्र बन गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। समझते हैं कि आखिर अमेरिका के इसमें इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों है और ये कैसे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल पहेली बन गया है। शुरुआत करते हैं सीधे इस बयान से। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल एक परम आवश्यकता है, तो ये दिखाता है कि दांव कितना ऊंचा लगा हुआ है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि इसे एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत बताया जा रहा है। और हाँ, ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं। हाल ही में वेनेजुएला में जो अमेरिकी मिलिट्री एक्शन देखने को मिला, उसने सबको ये याद दिला दिया है कि अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से हिचकिचाता नहीं है। तो इस माहौल में ग्रीनलैंड को लेकर कही गई ये बातें और भी ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। तो जाहिर है जवाब भी आया, और बहुत ही सख्त जवाब आया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री की ये चेतावनी साफ बताती है कि ये मामला सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं है। इससे तो पूरा का पूरा नेटो गठबंधन टूटने का खतरा है, वही गठबंधन जो दशकों से पश्चिमी दुनिया की सुरक्षा की नींव रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस दूर दराज बर्फीले द्वीप में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा क्यों नहीं है? चलिए इस ताज़ा विवाद से थोड़ा हटकर उन गहरी वजहों को समझते हैं जो ग्रीनलैंड को इतना कीमती बना रही हैं। तो ग्रीनलैंड को आर्कटिक का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक प्राइस क्यों माना जा रहा है? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। अच्छा, पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। ग्रीनलैंड एक बहुत बहुत विशाल द्वीप है, लेकिन आबादी ना के बराबर है, और इसका ज्यादातर हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढका है। पहली नज़र में तो ये एक बंजर जगह लगती है ना? लेकिन इसकी असली दौलत इस बर्फ के नीचे और इसकी लोकेशन में छिपी है। तो ये हैं वो 3 बड़ी वजह। पहला, इसकी लोकेशन। ये GIUK गैप पर है, यानी ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का वो समुद्री रास्ता जो रशियन नेवी के लिए अटलांटिक महासागर में दाखिल होने का मेन गेट है। दूसरा, इसके प्राकृतिक संसाधन। यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स का जबरदस्त भंडार है। सोचिए, हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी और मिसाइल सिस्टम तक सब कुछ इन्हीं पर तो निर्भर करता है। और तीसरा, क्लाइमेट चेंज। बर्फ पिघल रही है, जिससे शिपिंग के नए और छोटे रास्ते खुल रहे हैं। मतलब सीधा सीधा समय और पैसा दोनों की बचत। और देखिए, मजे की बात यह है कि इस पर अमेरिका के अंदर ही एक राय नहीं है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, खनिजों का नहीं, तो दूसरी तरफ उनके ही सलाहकार मानते हैं कि असली खेल तो इन कीमती खनिजों और संसाधनों का है। इससे पता चलता है कि इस दिलचस्पी के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हो सकते हैं, और यही चीज़ इसे और भी उलझा देती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका और डेनमार्क तक ही सीमित नहीं है। आर्कटिक में अब एक नया ग्रेट गेम शुरू हो चुका है, और इसमें रूस और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी भी मैदान में हैं। चलिए देखते हैं कि इस खेल में कौन क्या चाहता है। यहाँ इन बड़ी ताकतों के इरादे बिल्कुल साफ हैं। रूस के लिए तो ये उसकी अपनी सुरक्षा का सवाल है। उसका पूरा नॉर्दर्न नेवल फ्लीट वहीं है, और इसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आर्कटिक के संसाधनों पर टिका है। फिर आता है चीन, जो आर्कटिक के पास कहीं है भी नहीं, फिर भी खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है और एक पोलर सिल्क रोड के जरिए नए व्यापारिक रास्ते बनाना चाहता है। और अमेरिका का मुख्य मकसद इन दोनों के बढ़ते असर को रोकना है। इस पूरी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर उन लोगों की आवाज सुनना सबसे जरूरी है जो इसके बिल्कुल केंद्र में है, यानी खुद ग्रीनलैंड के लोग और उनके नेता। जरा ये नंबर देखिए, 56,000। जी हाँ, बस इतनी सी आबादी है उस जगह की जिसके लिए दुनिया की महाशक्तियां आपस में उलझ रही हैं। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये लोगों का घर है, जिनकी अपनी संस्कृति है और जिनका अपना भविष्य दांव पर लगा है। देखिए, ग्रीनलैंड की अपनी आज़ादी की यात्रा काफ़ी लंबी और अहम रही है। एक कॉलोनी से लेकर सेल्फ गवर्नमेंट तक उन्होंने अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष किया है, और आज वो अपने भविष्य का फैसला खुद करना चाहते हैं। और इसी भावना से आता है ग्रीनलैंड का ये जवाब, एक ताकतवर और दृढ़ संदेश। वो साफ कह रहे हैं, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। बातचीत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन बराबरी के स्तर पर, सही तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए। ये उनकी संप्रभुता का एक बहुत मजबूत दावा है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर कि इस राजनयिक टकराव के दूर तक जाने वाले परिणाम क्या हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है, अमेरिका सैन्य बल के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं कर रहा। यूरोप के बड़े देश डेनमार्क के साथ खड़े हैं, और इस सबसे
नाटो जैसे मजबूत गठबंधन के वजूद पर ही सवालिया निशान लग गया है। और सबसे दिलचस्प बात, अमेरिका का एक मिलिट्री बेस तो 1951 से ही ग्रीनलैंड में मौजूद है। ये बात इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। और अंत में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, वो दुनिया का नक्शा तो बदल ही रही है, पर क्या वो दुनिया की राजनीति को भी बदल देगी? क्या आर्कटिक का भविष्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक नई मिसाल बनेगा, या फिर ये 21वीं सदी का अगला बड़ा जंग का मैदान साबित होगा? इसका जवाब ही आने वाले समय में दुनिया के शक्ति संतुलन की दिशा तय करेगा।